गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोहित ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सेक्शन 43 समझा दीजिए। तो सेक्शन 43 के बारे में मैं उसको बता दूं कि सेक्शन 43 बेटा ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एसेट्स एक्वायर करता है या कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट्स को एक्वायर करता है और उसको एक्विजिशन के लिए अगर वो पेमेंट करता है और एक दिन में अगर वो 10,000 रुपए से ज़्यादा कैश पेमेंट करता है तो वो अलाउेबल नहीं है। बस यही सीधी सी बात है। यानी कि वो अगर पेमेंट करना चाहता है 10,000 रुपए से कितना भी ज्यादा अमाउंट हो वो पेमेंट करे। किस में पेमेंट करे? अकाउंट पे, चेक में पेमेंट करे, एनईएफटी कर दे, आरटीजीएस कर दे, आईएमपीएस कर दे, ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकता है, ठीक है, बियरर चेक से भी पेमेंट नहीं कर सकता। बस सीधी सी ये बात है, ठीक। चलिए आई कल हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन पे अपनी बात खत्म कर दी थी। एडिशनल डेप्रिसिएशन पे वहीं पे हमारा कल लेक्चर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम एडिशनल डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में मैंने ये बता दिया था कि किन किन चीज़ों के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन कौन से किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने बताई थी कल आपको, ठीक है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे एडिशनल डेप्रिसिएशन के। एग्जाम्पल नंबर 1 आइए। मेरा पावर पॉइंट बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, लग रहा है कुछ दिक्कत है। एक तो इमरजेंसी में क्लोज हुआ, कंप्यूटर वगैरह फॉर्मेट करवा नहीं पाया, और ना ही इस पे वन नोट 2016 पड़ा हुआ है, वो सबसे बेहतर होता है। चलिए, कह रहा है गामा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल्स। देखिए यह है गामा लिमिटेड was incorporated on 1 जनवरी 2019 for manufacture of tire and tube for motor vehicles, ठीक है। फिर कह रहा था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट was set up on 1/5/2019. The company commenced its manufacturing operation on 1/6/2019. The total cost of the plant and machinery installed in this unit is 120 crores. The said plant and machinery included second-hand plant and machinery bought for 20 crores. And new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 करोड़। यानी कि 120 करोड़ की जो मशीनरी है उसमें 20 करोड़ रुपए की पुरानी मशीनरी है जिसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं होता है, और 15 करोड़ रुपए का साइंटिफिक रिसर्च का इक्विपमेंट है। साइंटिफिक रिसर्च का इक्विपमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कंप्यूट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2020-21। पहले आप यहां पे देख लीजिए कि उसने जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीनरी सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बॉट 20 करोड़ एंड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। उसने अपने बिजनेस के साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी लगाया है, ठीक है। तो आप देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 120 करोड़, ठीक। जिसमें से साइंटिफिक रिसर्च वाला कितना 15 करोड़, उसको माइनस कर दीजिए तो नॉर्मल प्लांट कितना हुआ 105 करोड़। अब उस 105 करोड़ रुपए के प्लांट के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में जाके देख लीजिएगा 15% है। 105 करोड़ रुपए का जो प्लांट हुआ उस पर 15% का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो 15.75 ही आपका डेप्रिसिएशन निकल आया। अब बात ये आती है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप देखिए टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 120, उसमें से पुरानी वाली माइनस कर दीजिए 20, साइंटिफिक रिसर्च माइनस कर दीजिए 15, तो बचा कितना आपका 85 करोड़ की मशीनरी। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 120 में से जब आप ये दोनों माइनस करेंगे यानी ओल्ड मशीनरी को माइनस कर देंगे और साइंटिफिक रिसर्च वाली मशीनरी को माइनस कर देंगे
तो आपका बचेगा कितना 85 करोड़। और 85 करोड़ रुपए की जो नई मशीनरी आपने खरीदी है उसके ऊपर 20%, क्योंकि पुट इन यूज 180 डेज से ज़्यादा है। आप देखिए जून में आपने उसको लगा दिया और क्लोज आपका असेसमेंट प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च, तो 180 दिन से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आप चार्ज कर लीजिए 20%, तो आपका आएगा 17 करोड़। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा, तो 15.75, ऊपर दिख रहा है ना ये जो निकाला आपने 15.75 पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 17 आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, टोटल कर दीजिए तो 72.75 आपका एडिशनल मतलब टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 35 नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू एसएससी बिजनेस, सिंस डिडक्शन इसका अलाउएबल है अंडर सेक्शन 35 में। मतलब आप अगर बिजनेस के लिए, बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हैं तो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 में अलाउएबल है, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। ठीक है, एज पर सेक्शन 32(1) इंटरसेक्शन आइए रोमन में जो भी 2A पढ़ लीजिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल इन द केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर्ड। तो जो पुरानी मशीनरी थी तो उसके ऊपर तो लगेगा नहीं, यही बात वो कहना चाह रहा है। हाउएवर एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वाज यूज्ड ईदर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, any machinery or plant the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction whether by way of depreciation or otherwise। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो नॉर्मल रेट है वो कितना परसेंट है, 20%, याद रखिएगा, लेकिन बैकवर्ड एरियाज में वो 35% है। यानी कि अगर 180 दिन से पुट इन यूज कम है तो कितना हो जाएगा, तो 35% का आधा कर लीजिए 17.5%। सर वो बैकवर्ड एरियाज कौन कौन से हैं, तो भाई आप देख लीजिए, additional depreciation at the rate 35% to be allowed setting up manufacturing unit in notified backward area। अब यहाँ पे कह रहा है अंडर सेक्शन 32 to encourage subsection 1 to encourage investment in new plant or machinery additional depreciation of 20% of the actual cost of plant and machinery acquired and installed is allowed, such as additional depreciation under section 32 is allowed। सारी कहानी दी हुई है। अभी बैकवर्ड एरिया कौन कौन सा है, तो वो बैकवर्ड एरिया है आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अ प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2A to allow higher additional depreciation at the rate of 35% instead of 20% in respect of actual cost of new machinery or plant other than a ship or aircraft। वैसे भी शिप एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। कब इंस्टॉल किया हो, ड्यूरिंग बिटवीन 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल 2015 के पहले की अगर मशीन इंस्टॉल्ड है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। बाय अ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग और इंटरप्राइज विच इज सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ दीज स्पेसिफाइड स्टेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015। Such additional depreciation shall be restricted to 17.5% if the plant and machinery put, वही जो बात मैंने बताई थी आपको। Eligibility for grant additional depreciation under section 32 in the case of the SSC engaged in printing or printing and publishing, मतलब प्रिंटिंग के बिजनेस में हो या प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के बिजनेस में हो तो उसको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, आइए देखें क्या है भाई क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड कुछ, अच्छा सॉरी एक पेज में इसकी भी कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेट अप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, उनको डिडक्शन भी मिलेगा। कितना परसेंट, 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेक्शन 32 AD। बैकवर्ड एरिया में अगर आप
कोई नया प्लांट या मशीनरी वगैरह अगर आप लगाते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20 की बजाय 35 हो जाएगा और 32 AD में आपको डिडक्शन भी मिलेगा 15% का। कैसे? Section 32 AD has been inserted to provide for a deduction of an amount equal to 15% of the actual cost of new plant and machinery acquired and installed if the following conditions are satisfied by the SSC. The SSC set up an undertaking or enterprise for manufacture or production of any article or thing on or after कब 1 अप्रैल 2015 के बाद in any backward area notified by the central government in the state of Andhra, Bihar, Telangana, West Bengal and the SSC acquired and installed new plant and machinery for the purpose of the said undertaking कब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में। क्यों भैया, काहे लिए? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड। किसके लिए प्लांट एंड मशीनरी में कौन कौन चीजें नहीं आएंगी? शिप एंड एयरक्राफ्ट, एनी प्लांट एंड मशीनरी विच बिफोर इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी आउटसाइड इंडिया, एनी अदर पर्सन, एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑफिस प्रीमिसेस, वही सब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए जिनके एलिजिबिलिटी नहीं थे वही यहाँ पे भी आ जाएंगे। एनी प्लांट और मशीन द होल्ड ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि जिनके ऊपर डिडक्शन मिल चुका है वेदर बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड EGBP ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। फर्दर इफ एनी प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द SSC इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द अमलगमेशन, अमलगमेशन के अगर डीमर्जर का है, रीऑर्गेनाइजेशन का है तब तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको बेच दिया है तब तो आपको नहीं मिलने वाला। However, the restrictions are not applied to amalgamating or demerged company. ठीक है, अमलगमेशन और उसमें तो ओनरशिप कंपनी तो वही रहती है, उसमें सिर्फ ओनरशिप बदल जाती है, अमलगमेशन में कंपनी तो रहेगी ना। आइए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। कह रहा है एक्स लिमिटेड सेटअप आ X Limited set up a manufacturing unit in notified backward area, बोल दिया ना backward area, यानी कि कहाँ पे? तेलंगाना। कब भैया? 1/6/2019। It invested 30 करोड़ in new plant and machinery on 1/6/2019. Further it invested 25 करोड़ plant and machinery on 1/11/2019, out of which 5 करोड़ was second hand plant and machinery. Compute the depreciation allowable under section 32. Is X Limited entitled for any other benefit? तो भैया पहली चीज तो समझ लो 32 AD मिलेगा न्यू प्लांट पे डिडक्शन, और जो डिडक्शन और जो स्पेसिफाइड एरिया में है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 35%। तेलंगाना में है। कौन सी मशीनरी पे? नई मशीनरी पे। तो पहली जो मशीनरी है वो कितने की है? 30 करोड़ की। फिर उसने दोबारा मशीनरी खरीदी कितने की? 25 करोड़ की। तो पहले तो इनके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा दो, तो 30 करोड़ वाली जो मशीन है उसके ऊपर 15% का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। जो 25 करोड़ रुपए की मशीन है उसके ऊपर जो है आपका 15% लगेगा, लेकिन 15% का आप 50%, क्योंकि पुट इन यूज जो 25 करोड़ का प्लांट 1 नवंबर यानी कि पुट इन यूज 180 दिन से कम है तो उसके ऊपर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आया? 1875, ये देखिए। ठीक, अब उसके बाद ठीक है 30-20 कितना हो जाएगा? 30 करोड़ रुपए की जो पहली वाली मशीनरी उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन 35%, तो 30,000 का है उसका 35% लगा दीजिए तो 10,500 आ गया। फिर उसके बाद जो दूसरी मशीन आपने 25 करोड़ रुपए खरीदी उसमें 5 करोड़ की पुरानी मशीन, उसको हटाइए पहले क्योंकि उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। तो जब उस 5 करोड़ को हटाएंगे तो बचेगा कितना? 20 करोड़। उस 20 करोड़ का 17.5%, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बैकवर्ड एरिया में जो रेट है वो 35% है, उसका आधा कर देंगे तो 17.5%, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 20,375 रुपये। माइनस करिए तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2020 यानी क्लोजिंग 34,625। ठीक, अब उसके बाद आपको डिडक्शन मिलना है, तो डिडक्शन किस पे मिलेगा? 32 AD में जो आपने नई मशीनें खरीदी। तो नई मशीनें कितने खरीदी? पहली वाली मशीनें कितने खरीदी? 30।
दूसरी वाली मशीनरी कितने की खरीदी 25, लेकिन उसमें से 5 करोड़ पुरानी, तो नई कितने की है 20, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई 50। अभी जो 50,000 करोड़ की जो आपने मशीनरी खरीदी है इसके ऊपर आप चार्ज करेंगे कितना परसेंट, तो भैया 32 AD कितना परसेंट कहता है 15% का डिडक्शन है, तो 15% का डिडक्शन निकाल लीजिए। इसका नोट आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में क्या कह रहा था। ओके अब नेक्स्ट क्या है भाई, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन, अमेलगमेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और डीमर्जर। अमेलगमेशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूँ कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है और एक नई कंपनी फॉर्म्ड होती है दैट इज कॉल्ड अमेलगमेशन। डीमर्जर, मर्जर, ठीक है। अब मसला ये है कि मान के चलो कि सपोज कोई कंपनी XY थी, ये दोनों बिजनेस कर रहे थे, इन दोनों ने मिलकर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फिर डीमर्ज हो गई, यानी X अलग हो गई और Y अलग हो गई, या XY दो अलग अलग कंपनियां थी मिलकर एक कंपनी बना ली XY, तो अमलगमेट हो गई। अब इस केस में डेप्रिसिएशन के मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 44 DB में भी है, आगे बताऊंगा मैं। These provisions are applicable while determining depreciation if there is change of ownership asset because of the following। अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आपका ओनरशिप चेंज होता है, वैसे अगर आप ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल केस में तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालते हैं, लेकिन ऐसे केस में तो कन्वर्जन ऑफ फर्म और सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इनटू कंपनी by satisfying condition of section 47, conversion of private company unlisted public company into LLP limited liability partnership, succession in business other than on death, business of HUF taken over by a member, business of a firm taken over by a partner, conversion of HUF into company, amalgamation of company, demerger of company, etc. In the year in which change of ownership take place because of the aforesaid reason, depreciation shall be calculated as under point number पहला, compute depreciation of the previous year in which ownership of the asset change because of the aforesaid reason on the assumption that the succession, amalgamation or demerger has not taken place। आप ये मान के चलेंगे the amount of depreciation so determined shall be appropriated between the predecessor and successor as the case may be in the ratio of number of days for which the assets are used by them। जितने दिन तक एसेट्स जिसने यूज किया उतने दिन का वो डेप्रिसिएशन अपने खाते पे यानी अपने पास रख ले, उतने दिन का उसकी अलाउबिलिटी होगी। अच्छा स्टार्टिंग में जब मैं डेप्रिसिएशन का रेट बता रहा था तो वहां पे हम एक बार बात आ रहे थे कि डेप्रिसिएशन का जो नया रेट है तो वो नया रेट ये है, देख लीजिए आप। Motor car other than those used in business for running them on hire acquired or put in use after 1st day of April 1990 except those cover under entry 2 15%, ठीक है। Motor car other than those used in a business of running them on hire acquired on or after 23rd day of August 2009 but before the 1st day of April 2020 and is pushed to use before the 1st day of April 2020 30%। ये रेट दिया हुआ है, नया चेंज रेट है, मोटर कार के लिए देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी हैं, उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब मैं आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशन उनका दोनों मैं आपको दे दूंगा, आप इसको देखकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फर्दर कोई दिक्कत होती है तो इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, ठीक। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सेक्शन 32, तो कल वाले क्लास में डिस्कस किया था, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2A इनको भी डिस्कस कर लिया, सेक्शन 32 AD, इतने सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक। अब
नेक्स्ट आइए, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है पीजीबीपी। ठीक है, तो अब हम फिर शुरू करते हैं सेक्शन 28 से। मैंने आपको अभी तक पीजीबीपी का क्या बता दिया, मैंने आपको बताया 32 किस लिए, डेप्रिशिएशन, 32 एडी बता दिया। ठीक है, थोड़ा बाद मैंने आपको 43(1) भी थोड़ा सा एक बस हिंट दिया है, डिटेल में नहीं बताया। अब हम पीजीबीपी स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई ये पीजीबीपी है क्या बेसिकली, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें। ठीक है, कि क्या है ये पीजीबीपी। ओके, एक मिनट, लेआउट ब्लैंक। ओके, क्या है ये पीजीबीपी? पीजीबीपी बेसिकली प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी इनकम हमें जनरेट होगी, कहाँ से जनरेट होगी, बिजनेस से या प्रोफेशन से, वो किस में आ जाएगा, वो किस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंतर्गत। ठीक है, अब कौन कौन सी सेक्शन 28 हमें ये बताता है चार्जेबिलिटी, यानी कि कौन कौन से इनकम है जो पीजीबीपी में आएगी और कौन कौन सी इनकम है जिसको हम पीजीबीपी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं। सेक्शन 28 क्या कह रहा है भाई, आइए देखते हैं। चार्जिंग सेक्शन है ये। इनकम अराइजिंग, पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी व्यक्ति है जिसने प्रॉफिट या गेन बिजनेस या प्रोफेशन से उसने कमाया है पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका जो इनकम होगा वो चार्जेबल होगा किसमें, पीजीबीपी में। क्लियर है ये चीज। फिर दूसरा पॉइंट, एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट। अगर आप कोई कंपेंसेशन रिसीव करते हो या कोई अदर पेमेंट रिसीव करते हो, सर कंपेंसेशन भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, एनी कंपेंसेशन, लेकिन वो किस टाइप के होंगे, फॉर कह दिया ना कि कौन कौन से कंपेंसेशन होंगे जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट इंटर्ड फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और द अफेयर्स इन इंडिया और एनी अदर कंपनी। टर्मिनेट करना, क्या टर्मिनेट करना, किसी एग्रीमेंट को या एग्रीमेंट को मॉडिफाई, टर्मिनेट करने पर या मॉडिफाई करने पर किसी एग्रीमेंट के मैनेजिंग अफेयर को इंडियन कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में स्थित हो, तो उसके बदले में जो भी कंपेंसेशन मिलेगा वो कंपेंसेशन पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दूसरा क्या है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया। कोई व्यक्ति है, उसने कोई एजेंसी ले रखी है, अब उस एजेंसी को कैंसिल कर दिया या टर्मिनेट कर दिया डेट से पहले, मतलब जो एक्सपायर की डेट थे उससे पहले उसको टर्मिनेट कर दिया, उसके बदले में अगर कोई कंपेंसेशन वगैरह पे किया जाता है रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वो भी किस में आएगा, पीजीबीपी के हेड में आएगा। वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस विद द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। ठीक है, टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। ये मतलब कंपेंसेशन में कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आ गए। मैनेजिंग द अफेयर्स, एग्रीमेंट, होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट और टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो भैया कोई भी इनकम है जो प्रॉफिट या गेन है, दूसरा कंपेंसेशन, तीसरा क्या है, इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन की कोई जो इनकम है उसके बारे में कह रहा है। इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस रेंडरिंग बाय देम टू देयर मेंबर्स। कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है तो जो उस एसोसिएशन की जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव कस्टम में मैंने पढ़ाया था, फिर भी कंपनी अकाउंट्स में भी मैंने, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ाया है
एक्सपोर्ट प्रमोशन कुछ करके, गारंटी स्कीम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस ग्रांटेड, किसी व्यक्ति के पास कोई इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट का लाइसेंस है और वो उसको सेल कर देता है, सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा उस वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। कैश असिस्टेंट received or receivable by any person against export under any scheme of the government of India। एक्सपोर्ट करने पर आपको किसी भी तरह की नगद की सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो टैक्सेबल होगा किसमें, पीजीबीपी में। एनी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रीपेड और रीपेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट, वो भी टैक्सेबल होगा किसमें, पीजीबीपी में। ठीक, 3 पॉइंट मैंने आपको कंफर्म किए। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, चौथा 4 पॉइंट बता दिए, 5वें पॉइंट पे आ जाओ। गिफ्ट और परक्यूजिट फ्रॉम क्लाइंट। सर इसका थोड़ा सा एक बताइए एग्जांपल। टाटा मोटर्स का नाम सुना है, टाटा मोटर्स, और लखनऊ में एक है जिसका नाम है गोल्ड रश, इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब गोल्ड रश कंपनी ने, सॉरी टाटा मोटर्स ने गोल्ड रश को यूज करने के लिए, मतलब या गिफ्ट के तौर पे कार दे दिया। क्या टाटा मोटर्स और गोल्ड रश कंपनी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन रखते हैं, रिलेटिव हैं? नहीं, ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हैं। ये तो भाई बिजनेस है ना, एक की एजेंसी है, दूसरा तो बिजनेस के सिलसिले में गिफ्ट दिया गया है। मान के चलो कि गोल्ड रश ने बहुत अच्छी सेल्स की, टाटा मोटर्स उससे खुश हो गया, तो उसने इनको जो है कौन सी कार आती टाटा मोटर्स की, टाटा सफारी दे दी 2 गिफ्ट में। तो क्या हो जाएगा भाई, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन। पेमेंट रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से पेमेंट रिसीव करता है तो पीजीबीपी में होगा, लेकिन उसमें नीचे कंडीशन दी हुई, एनी इंटरेस्ट, कोई ब्याज रिसीव करता है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वेदर नेम कॉल्ड ड्यू टू रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म। इसीलिए हम असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ेंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। एनी सम रिसीव्ड, कोई भी पैसा अगर आपको रिसीव्ड होता है बाय एम्प्लॉयर, एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर रिसीव करता है अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, तो वो भी टैक्सेबल होगा। किसमें टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में, पीजीबीपी में। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बिजनेस अपने लॉसेस को या अपने मेंबर्स के लिए जो इंश्योरेंस कराता है ना, उसी को, मतलब अपने लॉसेस को कंपनसेट कराने के लिए भी इंश्योरेंस कराता है। तो कीमैन इंश्योरेंस तो बिजनेस से कराया था ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा तो किसके उसमें जाएगा, वो बिजनेस के उसमें जाएगा। फिर 8 पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, यानी कि आपने स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैपिटल एसेट्स में। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है। जब कैपिटल गेन पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखिएगा कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स या कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक, उसका भी सेक्शन है, ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए कि सपोज आपकी कोई शॉप है, होलसेल शॉप है, प्लास्टिक की कुर्सियां आपके यहाँ बिकती हैं। कुर्सियों को आपने स्टॉक में रखा हुआ था और आपकी माता जी ने 6 कुर्सी उठा के अपने यूज में ले लिया। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। या मान के चलिए आपकी मोटर कार या मोटर साइकिल की शोरूम है, ठीक है, आपने बेचने के लिए कारें लाई थी, तो वो आपकी क्या थी, स्टॉक, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया, उसमें से एक गाड़ी आपने निकाल दी, ठीक, अपने यूज में, या उसको कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट्स में। तो अब उसके लिए क्या कह रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या भाई क्या कह रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब जिस डेट को आपने कन्वर्ट किया है उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन होगा। Any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital assets other than land or goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded
or transfer the whole of the expenditure on such capital assets has been allowed as deduction under section 35 AD. अभी 35 AD आगे डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई, 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट क्या कह रहा है, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, अगर कोई भी पैसा आप रिसीव करते हो, कैश में रिसीव करते हो या काइंड में रिसीव करते हो अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कि भाई आप ये बिजनेस ना करो, आप ये प्रोफेशन ना करो, इसके बदले में हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनको मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉय की बात हो रही है, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि सपोज कोई कोचिंग वाला आके मेरे से कहता है कि जुनैद तुम ये फला एरिया में तुम कोचिंग ना चलाओ, बाकी तुम मोहन लालगंज में चला लो, बाराबंकी में चला लो, लखनऊ में चलाओ, ना चलाने के बदले में तुम्हें 50,000 रुपये पर मंथ पे करूंगा। क्या है भाई, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा? नहीं होगा। बिजनेस ना करने के बदले मुझे पैसा मिल रहा है, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस or commercial right of similar nature or information or technique likely to assist in manufacture or processing of goods or provision for services। सर इसको भी बता दीजिए। अरे भाई जैसे मान के चलो कि सपोज मैं सिटी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, सपोज बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, कॉलेज वाले मेरी सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट सब कुछ मुझे दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। फिर एक समय आएगा कि जब मैं रिटायरमेंट पे आ जाऊंगा, और कॉलेज को ये भी डर है कि अगर रिटायर होकर जुनैद सर कहीं और पढ़ाने लगे तो जो मेरा एक स्टेक बना हुआ है मार्केट पे वो थोड़ा सा डाउन होगा, बिजनेस मेरा डाउन होगा, तो अब कैसे किया जाए? तो मैंने कहा भाई देखो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उनको भरोसा नहीं है, कॉलेज को इंटेलेक्ट है मेरे पास, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप पढ़ाओ मत, ये प्रोफेशन की बात मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ाओ मत, उस ना पढ़ाने के बदले में हम आपको पैसा देंगे। या मान के चलो कि सपोज मेरे पास कोई ऐसा पेटेंट है या मैंने एक कॉपीराइट दे रखा है, सिर्फ एक कॉलेज को दे रखा है, उसके बाद वो कॉलेज वाले कहते हैं कि आप किसी और को ये कॉपीराइट मत दीजिएगा, या वो कंपनी वाला मेरे से कहता है कि ये कॉपीराइट किसी और को मत देना, उसके बदले में तुम्हें कॉपीराइट पे जो रेवेन्यू मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, इसके ना देने के बदले में भी मैं तुम्हें एक पैसा दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट, ये 10 इनकम मैंने आपको बताई है जो कि बिजनेस इनकम होती है। अब नेक्स्ट आइए, ओके। अब जो मैंने ऊपर नो हाउ वाली बात की ना, उसके बारे में कह रहा है, हाउएवर द अबव सब क्लास ए शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ, मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट को, पेटेंट को, कॉपीराइट को बेच दिया है, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, अब ट्रांसफर करने पे और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब सेक्शन 29 किस चीज़ का भाई? सेक्शन 29 जो सेक्शन है वो 28 चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कि कौन कौन सी इनकम आएगी। 29 कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद ऐड करेंगे, इसमें पहला पॉइंट क्या ऐड करेंगे? नॉन अलाउेबल एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे खर्चे जो बिजनेस में अलाउड नहीं थे लेकिन आपने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, ठीक। फिर ऐड करेंगे एक्सपेंस अलाउेबल अंडर एनी अदर हेड और कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो कि दूसरे हेड के थे लेकिन आपने उसको डेबिटेड कर दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। ओके फिर उसके बाद ऐड इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई इनकम ऐसी है जो इस हेड में चार्जेबल होनी थी लेकिन आपने नहीं किया, उसको आप ऐड करेंगे। 3 आइटम समझ में आया क्या क्या ऐड करेंगे? वो आइटम ऐड करेंगे पहला जो नॉट अलाउड था लेकिन आपने डेबिटेड किया है, मतलब आपके बिजनेस में चार्ज नहीं होने थे लेकिन आपने मतलब अलाउ नहीं थे, इनकम टैक्स ने उसकी परमिशन नहीं दे रखी थी एक्ट ने, लेकिन आपने उसको डेबिटेड कर दिया है। दूसरा वो कौन से खर्चे? पर्सनल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरे हेड के,
उनको भी आपने दिखा दिया। तीसरा क्या है भाई, ऐसी इनकम जो इस हेड की है लेकिन आपने दिखाया नहीं, उनको ऐड करिए। अब लेस में आ जाइए। लेस क्या करेंगे, एक्सपेंस अलाउेबल अंडर दिस हेड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे खर्चे जिनको माइनस तो करना था लेकिन आपने माइनस नहीं किया या डेबिटेड नहीं किया। इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। आपने ऐसी इनकम दिखा दी है जो इस हेड की तो नहीं है, तो उनको आप क्या करेंगे, लेस। सर वो कौन कौन सी इनकम है, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये अदर सोर्स की इनकम है, रॉयल्टी रिसीव्ड, ठीक है, और कमीशन रिसीव्ड, एक्सेप्शन भी है कमीशन के, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। अब जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ये है, ठीक है। अब आइए भाई सेक्शन 43B। सर 29 के बाद वो 32 वगैरह कहाँ गया भाई, 32 AD में डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी बीच के सेक्शन आगे आते रहेंगे। आइए 43B क्या कहता है भाई, एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन कैश बेसिस। वो कौन कौन से खर्चे हैं जो आप कैश में करते हो तो अलाउड है। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंस आर अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ income under section 139 of the previous year in which such liability is incurred before 31st 30 September 30 November। ड्यू डेट से पहले पे की गई हो, डिडक्शन तभी मिलेगा। आर अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न भरने के ड्यू डेट के पहले। क्या क्या है भाई, पहला पॉइंट, any sum payable by way of tax, duty, cess or fees by whatever name called under any law for the time being in force। दूसरा, interest on any loan or advance from scheduled bank or a cooperative bank on actual payment basis। इंटरेस्ट ब्याज लोन का, शेड्यूल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक। Any sum payable by the SSC as interest on any loan or borrowing from any public financial institution, any or a state financial corporation or a state industrial investment corporation। यानी कि गवर्नमेंट का कुल मिला के बात यहाँ पे चल रही है। अभी तीन चीज़ें हैं अभी जो मैं तीन चीज़ों के बारे में जिसमें मैंने डिस्कशन किया। पहला है टैक्स वगैरह है, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। दूसरा शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट। तीसरा इंटरेस्ट किसी भी तरह का, अगर कोई लोन है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। डी पॉइंट, एनी सम पेबल बाय एनएसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम अ डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सिस्टमैटिकली important non-deposit taking non-banking financial company in accordance with the term and condition of the agreement governing such loan or borrowing। बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडरिंग पेबल टू एम्प्लॉय। अगर आप बोनस या कमीशन किसको पे करते हो, एम्प्लॉयज को। लीव इनकैशमेंट पेबल टू एम्प्लॉय। लीव इनकैशमेंट मैंने सैलरी में पढ़ाया था, अगर आप एम्प्लॉय को पे करते हो तो कैश बेसिस पे कर सकते हो। Any sum payable by the SSC as an employer by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employee। H point क्या कह रहा है, any sum payable to the Indian Railways for the use of railway asset। Indian Railway को अगर आप पे करते हो रेलवे की एसेट्स की यूज करने के बदले में कैश में, तो वो अलाउएबल है। अब नोट क्या कह रहा है भाई, नोट कह रहा है इफ द पेमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट मेंशन अबव देन नो अलाउंस शैल बी अलाउड। याद रखना, डिडक्शन कैन हाउएवर बी क्लेम्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। Section 40B is applicable only if the SSC is following mercantile system of accounting। कैश बेसिस नहीं, mercantile system of accounting अगर वो लेकर चलता है तभी उसको अलाउबिलिटी मिलेगी। The above provision are applicable on employer contribution to PF, ESI etc. and not employee contribution। employee के contribution पे नहीं, employer के contribution पे है। recovered by employer which is being paid subsequently as per respective act।
कोऑपरेटिव बैंक एक्सक्लूड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक। नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन, मतलब आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, इंटरेस्ट ना पे करने के बदले में आपने क्या किया, उस इंटरेस्ट को भी उठा के लोन में कन्वर्ट करा लिया। एनी इंटरेस्ट फॉलिंग अंडर बी सी डी which has been converted into loan on borrowing or advance shall not be regarded as actual paid and shall not be allowed as deduction. क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, आइए देखिए क्या कह रहा है भाई। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Mayank Limited show the following expense which has been due but are outstanding as on 31/3/2020। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, लीव इन कैश पेमेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31, अभी तक पे नहीं किया है। लीव इन कैशमेंट कितना है भाई, 65,000। पहला पेमेंट कब किया, 1/6/2020 को, और दूसरा पेमेंट कब किया, 25/12/2020। फिर एक्साइज ड्यूटी 14,000 रुपये था, 3,000 रुपये, फिर 11,000 रुपये, डेट दिया हुआ है। सेल्स टैक्स पेबल 5 सितंबर 2020, 48,000 पूरा पूरा। बोनस पेबल टू एम्प्लॉय बोनस पेबल टू एम्प्लॉय 87,000 था 2/5/2020 में, 30,000 उसने पेड किया है, और 30/9/2020 में 57,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल टू LIC लोन 75,000 13/5/2020 को 50,000 रुपये पे किया, 25,000 रुपये 10/1/2021 में। अब कह रहा है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इस 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020 इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर इन विच द एफोरसेड पेमेंट आर डिडक्टेबल। द कंपनी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो भैया पहली चीज तो ये एक्सपेंडिचर कब का है, मतलब कब की डेट पे है, 31/3/2020। पहले तो एक्साइज ड्यूटी पेबल कब है भाई, 14,000 रुपये, 10/6/2020, यानी कि ड्यू डेट पे उसने कितना पेमेंट किया है, ड्यू डेट से पहले 3,000 रुपये, और ड्यू डेट क्या था, सितंबर, तो ड्यू डेट से पहले वाले की अलाउबिलिटी मिल जाएगी। अब ड्यू डेट के बाद जो पेमेंट किया है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि एक यहाँ समझिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है। ठीक, तो असेसमेंट ईयर का जो खर्चा होगा तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में चला जाएगा, यानी 21-22 में, और तब ये प्रीवियस बनेगा। ठीक है, तो अभी तो हमारा प्रीवियस ईयर ये है ना। अब मैंने क्या बताया था, टैक्स के बारे में मैंने सीधे बता दिया था कि अगर ड्यू डेट के पहले है तो अलाउबिलिटी है, ड्यू डेट के बाद है तो अलाउबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले टैक्स को उठाया, एक्साइज ड्यूटी। अब आ जाओ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना है भाई, 48,000। ड्यू डेट क्या है, 5/9/2020 को पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, पूरी की पूरी अलाउबिलिटी मिल जाएगी 48,000 की। फिर आइए बोनस पेबल टू एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर इन विच द एफोरसेड पेमेंट आर डिडक्टेबल, द कंपनी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन मर्केंटाइल बेसिस एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। फॉलोइंग पेमेंट इफ मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देन ओनली इट शैल बी अलाउड। ठीक है, तो अब लीव इन कैशमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न के पहले, मतलब जो रिटर्न के पहले है, ठीक है, छूट है। फिर उसके बाद बोनस पेबल टू एम्प्लॉय, कितना बोनस था, 87,000, और 30/9/2020, मतलब कि इसने रिटर्न के पहले पे कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा, अलाउेबल है। ठीक, फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेबल टू LIC लोन, कितने का इंटरेस्ट है, 75,000। देखिए, और कब पेमेंट, 50,000 रुपये तो इन्होंने पेमेंट कर दिया 13/5/2020 को, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट कर रहे हैं, 10/1/2021 को, तो इसकी अलाउबिलिटी नहीं मिलेगी, इसकी अलाउबिलिटी मिल जाएगी क्योंकि 30 सितंबर 2020 से पहले पेमेंट कर रहा है। क्लियर है, जितना भी पेमेंट 30 सितंबर 2020 से पहले है उन सब की अलाउबिलिटी है, जिनका अब जैसे आप आ जाइए लीव इन कैशमेंट का, देखिए लीव इन कैशमेंट का
पहला वाला तो 1/6/2020 को और दूसरा कब है 25/12/2020, तो नहीं आएगा, मतलब ये 2021 में इसकी लायबिलिटी मिलेगी। इनकी भी सेम, इनका भी यही हाल है। नेक्स्ट आइए, an analysis of the profit and loss account and balance sheet of Kapil as at March 31st 2020 reveals that the following expense which were due 19-20 की बात कर रहा है, due were through debited to profit and loss account but have been paid after 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को पेमेंट किया गया, ये याद रखिएगा। सेल्स टैक्स 50,000 रुपये था, 20,000 पेड किया है 14/9/2020 को, ठीक, एंड 30,000 पेड है 15/12/2020। और यहाँ पे देखिए ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30/9/2020 है, यानी कि इसकी अलाउबिलिटी है 20,000 रुपये की अलाउबिलिटी है, ठीक, 19-20 में। और जो बाकी 30,000 है उसकी अलाउबिलिटी कब है 20-21 में। फिर एक्साइज ड्यूटी 1/20 40,000 पेड ऑन 14/9/2020, तो इसकी अलाउबिलिटी है 19-20 में, इसकी अलाउबिलिटी कब है 20-21 में, ठीक, ओके, इसकी भी 20-21 में ही होगी। नेक्स्ट, बोनस टू स्टाफ कितना है भाई, बोनस 60,000, 58,000 पेड ऑन 10/9/2020 एंड 2,000 पेड ऑन 15, तो ये भी भैया 20-21 में चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है भैया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 55,000, 25,000 पेड ऑन 5/7/2020, ठीक है, हो गया अलाउबिलिटी। 10,000 पेड ऑन 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020, ठीक है, इसकी भी क्योंकि उसी ड्यू डेट पे, एंड 20,000 पेड ऑन 15 दिसंबर 2020, तो ये 20-21 में चला जाएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000, अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं और 35,000 रुपये से ज़्यादा सेक्शन, अब ये 10,000 35,000 मतलब अलाउबिलिटी है कि 10,000 रुपये तक और 35,000 रुपये तक आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। 40A सबसेक्शन 3 एंड 40A सबसेक्शन 3A क्या है भाई, और रूल 6DD आइए क्या है भाई, इसको समझिए पहले। कह रहा है वेयर द एसएससी इनकर एनी एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट देखिए, वेयर द एसएससी इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, मोहित जोशी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चेक और बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो 10,000 रुपये तक कर सकता है। 10,000 रुपये से ज़्यादा करता है तो सच एक्सपेंडिचर 100% शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। फर्दर, in case of an SSC following mercantile system of accounting, if an expenditure has been allowed as deduction in any previous year due basis, the payment has been made in subsequent year other than account pay check or account pay bank draft or use of electronic through bank account or through such other prescribed electronic mode, then the payment so made shall be deemed to be the income of the subsequent year if such payment or aggregate of payment made to a person in a day exceed, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आप पेमेंट करेंगे तो आपके लिए टैक्सेबल होगा, इनकम मान ली जाएगी अगर कैश में किया तो। द लिमिट 10,000 हैज़ बीन रेज टू 35,000, मतलब 10,000 रुपये की लिमिट है, लेकिन किन्हीं लोगों के लिए वो 35,000। कब? जब आप पेमेंट करते हो किसको? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, उनको 35,000 रुपये तक कैश पेमेंट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सेक्शन 40A3 and section 40A3A is applicable only for computing income under PGBP and income from other source। 43A और 40A3 और 40A3A ये सिर्फ अप्लीकेबल होगा PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। द प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट अप्लाई इक्वली टू पेमेंट मेड फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट।
6 पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट टू द सेम पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर एक्सीड 10,000 इट विल बी डिसअलाउड even if none of each payment in a day exceed 10,000. If an SSC make payment of two different bill, दो अलग अलग बिल है, none of them exceed 10,000 at the same time in cash or bearer check, section 40A3 is not applicable even if the aggregate payment is more than 10,000. In other words, unless the amount to the bill and the amount payment exceed 10,000, section 40A3 is not applicable. दो बिल है अलग अलग. अब क्या है भाई, वेयर एन SSC मेक पेमेंट ओवर 10,000 एट अ टाइम partly by an account pay check and partly in cash or bearer check or cross check to the same parties, but the payment in cash or the bearer check or cross check alone at one time does not exceed 10,000. तो जाहिर सी बात है कि 40 है, मतलब आप कैश, जैसे मान के चलो कि मुझे किसी बंदे को 15,000 रुपये पेमेंट करना है, तो मैंने क्या किया, 8,000 रुपये उसको कैश पेमेंट कर दिया और 7,000 रुपये किस में पेमेंट कर दिया, अकाउंट पे ही चेक में पेमेंट कर दिया, तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर किसी बंदे को मैंने मान के चलो मोहित को ही पे करना है, 8,000 रुपये कैश दे दिया और 7,000 रुपये बियर चेक, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट हो गया. अब क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3 डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37. आगे आएगा. रूल 6DD केसेस वेयर अबव रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेमेंट मोड इज नॉट अप्लीकेबल. ये रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं होता. किन के ऊपर अप्लीकेबल, मतलब इनको आप कैश में पेमेंट कर सकते हो. कौन कौन है, पेमेंट इज मेड किसको, RBI, SBI, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्टगेज बैंक, LIC एक्सेट्रा. Where the payment is made to the government in legal tender, where the payment is made by credit card, debit card, a bill of exchange made payable only to a bank, the electronic clearing system through a bank account, RTGS या NEFT की बात कर रहा है, ये पेमेंट कर सकते कैश, मतलब कितना भी. एनी लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे मान के चलो मुझे 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है मोहित को, मैं गया बैंक में अपने अकाउंट में पैसा जमा किया और RTGS करा दिया, या मोहित के अकाउंट में RTGS करा दिया 2 लाख रुपए कैश, कर सकता हूँ, वो अलाउबल है. एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, अ मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, अ बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी अकाउंट इन अ बैंक टू एनी अदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, where the payment is made for the purchase of agricultural or forest produce, the produce of animal husbandry including livestock, meat, hides, skin, or dairy or poultry farming, fish product or other product of horticulture or apiculture to the cultivator, grower or producer of such article, produce or product. यानी कि यहाँ पे आप समझिए फार्मर की बात कर रहा है एक हिसाब से. हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फल वाले, फूल वाले, और लाइव स्टॉक मतलब जानवरों का जो ट्रेड कर रहे हैं, जैसे बकरे, भेड़, भैंस, मीट, हाइड, स्किन, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तेंदूपत्ता वो जो बीड़ी बनाने के लिए यूज़ होता है. Where the payment is made for the purchase of product manufactured or processed without the add of power in a cottage industry to the product, मतलब पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, कर सकते हो, किसको कर सकते हो, विदाउट, कोई ऐसा आदमी जो कि छोटे उद्योगों में प्रोडक्शन कर रहा है विदाउट द यूज ऑफ पावर, जैसे कुम्हार पावर का यूज नहीं करता. ठीक है. कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे मोटे लघु उद्योग की बात कर रहा है. Where the payment made in a village or town, किसी ऐसे शहर में आप पेमेंट कर रहे हो, ऐसे गांव में, कस्बे में आप पेमेंट कर रहे हो, which on the date of such payment is not served by any bank, कि वहाँ पे बैंक नहीं है, to any person who ordinarily reside or is carrying on any business profession or vocation in any such village or town. लेकिन आज के समय में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गाँव या कस्बा होगा कि वहाँ पे कोई भी बैंक ना हो. खैर, गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी है कि आप ऐसी जगह पे अगर आप हैं तो पेमेंट कर सकते हैं. Where any payment is made to an employee
of the SSC or legal heirs on or in connection with the retirement, retrenchment, resignation, discharge or death on account of gratuity, retrenchment compensation or similar terminal benefit, and the aggregate of such sum payable to the employee or his heir does not exceed 50,000 रुपए तक आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं. Where the payment is made by an SSC by way of salary to his employee after deducting TDS, and when such employee is temporarily posted for a continuous period of 15 days or more in a place other than his normal place of duty or on a ship. कोई ऐसा एम्प्लॉय TDS काट के आप उसको कैश में सैलरी पेमेंट कर सकते हैं कि वो अपने नॉर्मल डे ऑफ ड्यूटी से 15 दिन से ज़्यादा किसी दूसरी जगह पे ड्यूटी कर रहा हो या शिप पर है. Where the payment was required to be made on a day on which the bank were closed either on account of holiday or strike. Where the payment is made by a person to his agent who is required to make payment in cash or goods or service on behalf of such person. Where the payment is made by an authorized dealer or a money changer against purchase of foreign currency or traveler check in normal course of business. MoneyGram, Western Union के बारे में बात कर रहा है ये. Where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability incurred by the payee of any goods supplied or service rendered by the SSC to such payee. नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है. मैंने आपको आज बताया है 28, 43 जो भी सेक्शन बताएं आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा आराम से. बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउेबल एक्सपेंडिचर, मतलब कौन कौन से खर्चे हैं जो कि अलाउड हैं, ठीक है, या एडमिसिबल डिडक्शन, या कौन कौन से खर्चे हैं जिनके हमें छूट मिल सकती है. ठीक, ओके, थैंक यू क्लास.